नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। सेशन पर आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी पाठशाला अंकित इंस्पायर्स इंडिया बातें बाजार की सभी टीम्स आप सभी को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती है। माँ देवी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। आज के सेशन पर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आज की चर्चा होती है, नवरात्रि के शुभ आरंभ से आज हमारे देश में कुछ और शुरू हुआ है और वो है बचत उत्सव। बचत उत्सव असल मायने में भारत सरकार के द्वारा जीएसटी में कटौती करके शुरू किया गया एक प्रकार का त्योहार रूपी कार्यक्रम है। सही मायने में भारत सरकार ने हाल ही में अपने द्वारा जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी। इसी के चलते आज जब आपने अपना अखबार देखा होगा तो अखबार के मेन पेज पर जीएसटी की दरों में कटौती के चलते वस्तुओं के सस्ता होने की खबर आपने देखी होगी। वस्तुओं के सस्ता होने में आपने तमाम प्रकार से, फिर चाहे गाड़ियां हों चाहे इंश्योरेंसेस हों, इन सब के सस्ते होने की खबर सुनी होगी। हेडलाइंस कुछ इस तरह से बनी हुई थी कि इस बार जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं आप नवरात्रि के अवसर पर। देश के अंदर जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है। टेक्निकली जीएसटी की दरों में भारत सरकार के द्वारा आज से कुछ दिन पहले जो अनाउंसमेंट किया गया था जीएसटी रेट कट का, वो आज लागू हो गया है। अर्थात सरकार के द्वारा जो कुछ दिनों पहले घोषणा की गई थी कि हम जीएसटी की दरों में सुधार करेंगे, जीएसटी की स्लैब्स को हटाएंगे, वो आज से लागू हो रहा है और उसके लागू होते ही वस्तुओं की कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है। आज के सेशन में जिक्र इसी बात का होगा कि क्या ये जीएसटी की दरों के कटने से जो राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती थी उससे क्या सरकार को घाटा होगा? अगर हाँ, तो सरकार उस घाटे की भरपाई कैसे करेगी? साथ ही साथ अगर मांग बढ़ती है तो उससे उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? बाय द वे, जब मांग और उत्पादन की बात होती है तो अर्थव्यवस्था से आपका संदर्भ होता है और अगर आप चाहते हैं अर्थव्यवस्था की जानकारी लेना तो आपको चाहिए अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स, तो आप आ सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। वहां पर मैंने डिटेल में ये कोर्स पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ जो कंटेंट पढ़ाया है उसका हैंड रिटन मटेरियल उपलब्ध है किताब के फॉर्मेट में। उसे भी आप फ्लिपकार्ट से या फिर इसी सेशन के नीचे लगे स्टोर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको एक एक करके सारी बातों तक लेकर चलता हूं। हमारा मूल सवाल यही रहेगा, हालांकि हमने 4 सितंबर को ही सेशन करके बता दिया था कि अमेरिका से निपटने के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा हुई थी। ये हमने उस समय आपको जानकारी दी थी। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अब सही समय था इसलिए हमने किया, लेकिन सब जान रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफों का असर भारत पर ना पड़े और साथ ही साथ भारत में जो स्लो हो रही इकोनॉमी है या फिर अर्थव्यवस्था के अंदर जो थोड़ा सा सुस्ती सी दिखाई दे रही थी, उसे अब गति मिल सके इसलिए किया गया ये प्रयास था। अर्थव्यवस्था में सब इसी तरह से चीजें की जाती हैं। फिलहाल के लिए हम चर्चा करेंगे एक एक उस बात पर कि अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट के साथ साथ सरकार निपटेगी कैसे, क्योंकि जब भी कोई टैक्स लगता है तो वो टैक्स सरकार के खाते में जाता है। सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, संचित निधि है, उसमें टैक्स जो लगा है वो पे होता है। अगर आज आपने कोई वस्तु खरीदी, उस पर जो टैक्स चुकाया वो असल में सरकार का हिस्सा चुकाया है। सरकार अपने हिस्से को छोड़ रही है, हिस्से को छोड़ रही है तो आपकी जेब से जो पैसा है वो कम जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली सरकार अपना हिस्सा छोड़कर कुल मिलाकर खुद के पास जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है उसे तो कम कर रही है। अगर उसका खुद का राजस्व कम हो रहा है तो इससे एक बहुत बड़ी परेशानी जन्म लेती है कि सरकार का टैक्स कलेक्शन कम होना हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में कहीं दिक्कत तो नहीं कर देगा? ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार अब तक यही तो कहती आई है कि हम टैक्स इकट्ठा करते हैं ताकि आपकी सड़कें बना सकें, रेल लाइन बना सकें, टेलीफोन की प्रकार, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं, संचार सुविधा है या सुरक्षा सुविधा है, ये हम कर सकें। तो सरकार, अगर आपने टैक्स कटौती कर दी तो कुल मिलाकर आपने जनता को तो राहत पहुंचा दी, लेकिन जो अब तक आप कहते थे कि टैक्स से ही हम सारी व्यवस्थाएं चला पाते हैं, तो क्या आप कहीं और तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे? ये बड़ा सवाल है ना? हालांकि मैं आपको पुराने सेशन से ही रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। जब ये अनाउंसमेंट हुआ था कि हमने टैक्स स्लैब्स में 5% टैक्स स्लैब को रखा है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 3 सितंबर को यह जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि आने वाले समय में 12% की टैक्स स्लैब खत्म हो रही है। 12% की अधिकतम वस्तुओं को 5% टैक्स स्लैब में डाल दिया गया था या फिर 0% टैक्स स्लैब में। ऐसे ही एक 18% टैक्स स्लैब बची है, 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया था। तो 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म हुआ था। उसके बाद में जो नई टैक्स स्लैब बनकर आई, उनमें से 18, 5 और 0 तो थी ही थी। 12 और 28 ये दोनों खत्म हुई
28 की जगह 40% का टैक्स स्लैब निकल कर आ गया। यानी कि जो 12% टैक्स स्लैब है ना, टेक्निकली वही एक तरह से खत्म हुआ। 28% की जगह तो 40% का टैक्स स्लैब आ चुका है। हालांकि सभी वस्तुएं जो 28% में आती थी वो 40 में नहीं गई हैं, लेकिन हाँ, एक नया टैक्स स्लैब आ चुका है। तो अगर हम कहें कि पहले 5 टैक्स स्लैब थे, तो अभी जो टैक्स स्लैब बचे हैं वो 4 हैं। वैल्यूज बदल गई हैं, 12%, 28% हट चुके हैं, 40% अब आपके सामने है। इस प्रकार से नए टैक्स स्लैब बाजार के अंदर आ चुके हैं। तो 0% को अगर आप टैक्स स्लैब कंसीडर करते हैं तो फिलहाल 5%, 18% और 40% इस प्रकार से टैक्स स्लैब भारत के अंदर जीएसटी 2.0 के अंदर रखे गए हैं। 5% में अति आवश्यक वस्तुओं को, जिन्हें असेंशियल कहा गया है, उन्हें रखा गया है। 18% में स्टैंडर्ड गुड्स को रखा गया है और 40% में लग्जरी गुड्स या सिन आइटम्स को, यानी कि जिनसे आपके सेहत को नुकसान हो सकता है, या तो उनको या फिर वो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन्हें इस परसेंटेज में रखा गया है। ठीक है साहब। तो जीएसटी बचत उत्सव के बारे में अनाउंसमेंट करने कल प्रधानमंत्री खुद आए। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और कहा कि हम स्वदेशी को अपनाने पर फोकस करें। आएंगे उन सब बातों पर, लेकिन फिलहाल प्राइस में जो कटौती हुई है, लगभग 375 आइटम्स ऐसे हैं जिनके प्राइस में आज कटौती की बात की जा रही है। हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। और एक सबसे बड़ी चिंता जो सबसे ज्यादा व्यक्त की जा रही है वो है मुनाफाखोरी की। मुनाफाखोरी मतलब जो वस्तुओं में टैक्स कटने से जो कीमतें निकल कर आई हैं, भाई अगर कोई वस्तु एक्स अमाउंट की थी, उसका टैक्स स्लैब कम हुआ है तो जनता को वो सस्ती पड़नी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में जो बेचने वाला विक्रेता है वो उसे सस्ती देगा, या ये मान लेगा कि ये इतने का तो पहले ही खरीद लेता था, तो इसको इतने में ही बेचता रहता हूं, वस्तु की कीमत बढ़ा देता हूं। वस्तु की कीमत बढ़ाने का अगर काम हुआ तो क्या सरकार मुनाफाखोरी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? ये बड़ा सवाल है जो कि सब लोगों के दिमाग में है कि ये कंपनीज जो सस्ता करने का आज दिखावा कर रही हैं, ये अल्टीमेटली कीमत को बढ़ाकर वापस वहीं ले जाएंगी, टैक्स वाला पैसा भी खुद खा जाएंगी। तो आपके सामने यहां पर ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। इन चीजों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 99% गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ऐसी स्थिति बना दी गई है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर इतनी बचत देखी जा रही है। खाने पीने के आइटम्स में टैक्स की कटौती देखी जा रही है। अन्य घरेलू उत्पाद के अंदर जो है वो लाभ देखा जा रहा है। ऐसे ही अमूल ने तो आज 700 अपने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पर रेट कटौती की घोषणा की है, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं जिन पर टैक्स कट हो रहा है उनके जिक्र हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एसी के अंदर कीमतों में भारी कटौती देखी जा रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें गाड़ियों की, तो गाड़ियों की कीमतों में भी काफी ज्यादा कटौती की बात आ रही है। जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे टाटा है, चाहे महिंद्रा है, मारुति है, टाटा, इन सब के दामों में कटौती की बात निकल कर आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इन सभी गाड़ियों ने टैक्स जो जनता से वसूलते थे, अब वो सरकार उसको नहीं लेगी। ऐसे ही बाइक की बात हो, तमाम प्रकार की गाड़ियों की कीमतों में काफी कमी देखी जा रही है। साथ ही साथ में होटल के कमरे जिनके किराए 1,000 रुपए से कम थे, अब वो पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। और जिनका 1,000 से 7,500 के आसपास किराया था, उनका टैक्स 5% ही कर दिया गया है। और जो 7,500 से ऊपर वाले टैक्स कमरे थे, उन पर 18% जीएसटी की बात की गई है। तो कुल मिलाकर के अब टैक्स के अंदर स्टे यानी कि टूरिज्म के अंदर चीजें सस्ती पड़ेंगी। जो सिनेमा टिकट्स थे उनके अंदर टैक्स के अंदर राहत दी गई है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीजों में कीमतों की कमी की गई है ना। ऐसे ही जो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, उन्हें 40% टैक्स में डाल दिया गया है। या फिर विलासिता वाले जिन्हें काउंट किया जाता है, उन्हें 40% टैक्स में डाल दिया गया है। जैसे तंबाकू, गुटखे, इन सब के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया गया है। पान मसाला, इन पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है। और कुछ कार और बाइक्स, जैसे पेट्रोल की गाड़ियां जो 1200 सीसी की हैं और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हैं, उन पर 40% टैक्स लगा दिया है। ऐसी डीजल गाड़ियां जो 1500 सीसी और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हैं, उन पर 40% टैक्स लगेगा। ऐसे ही जो मोटरसाइकिलें 350 सीसी से ज्यादा की हैं, उनको इसी टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कल आकर के बकायदा राष्ट्र के नाम संबोधन किया, अपनी तरफ से इस बात का अनाउंसमेंट किया कि अब हम स्वदेशी का मंत्र अपनाते हुए जीएसटी बचत उत्सव का लाभ कमाएं। प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट के बाद में पूरी तरफ ये मीडिया में न्यूज बन गई। इसके बाद अपोजिशन सक्रिय होता है। अपोजिशन एक एक करके प्रधानमंत्री के दावों पर प्रतिक्रिया देता है। जयराम रमेश जी का बयान आता है, उसमें बताया जाता है कि देखिए, इस देश के अंदर जीएसटी के बारे में सबसे पहली चर्चा कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस के अंदर उस समय चिदंबरम साहब हुआ करते थे वित्त मंत्री, जब उन्होंने सबसे पहले इस बारे में सदन को जानकारी दी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी के टाइम पर इस बिल को लाया गया था। देश के अंदर 2.5 साल तक ये बिल
स्टैंडिंग कमेटी के पास, स्थायी समिति के पास रखा रहा, जिसकी अध्यक्षता यशवंत सिन्हा जो थे, जो कि बाद में जो उस समय बीजेपी के नेता थे, उनकी कमेटी में ये रखा रहा, लेकिन लागू नहीं हो पाया। जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद बीजेपी की सत्ता आई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए और 2017 में उन्होंने इस टैक्स को लागू कर दिया। लेकिन इससे पहले की कहानी बताते हुए जयराम रमेश जी कहते हैं कि जीएसटी जब पहले यूपीए के टाइम में लाने की बात हुई थी, तो पूरा देश तैयार हो गया था कि ला सकते हैं, लेकिन उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जीएसटी देश में नहीं आना चाहिए, ये देशवासियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। लेकिन जैसे ही खुद सत्ता में आए, उन्होंने आते ही 2017 में देश को कहा कि एक बड़ा तोहफा लेकर आ रहा हूं, एक देश एक टैक्स के नाम पर, और उन्होंने उसे जीएसटी नाम दे दिया। तो बोले पहली चीज तो ये कि ये खुद इस चीज के ऊपर पहले भी पलट चुके थे, लेकिन जो चीज हमने तैयार की थी ये उसको नहीं लगाए, इन्होंने अपनी तरह से जीएसटी को लागू कर दिया था, जिसका नुकसान हुआ, और उस नुकसान के चलते ही अब इन्हें लौटना पड़ा है, वापस आना पड़ा है, क्योंकि 2017 में ही कांग्रेस ने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि जीएसटी नहीं, ये गब्बर सिंह टैक्स है, इस टैक्सेशन से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। जहां 2016 की नोटबंदी और उसके बाद में जीएसटी, ये दोनों ही अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। लगातार कांग्रेस डिमांड करती रही कि आपको जीएसटी के अंदर कटौती करनी चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। वस्तुओं के अंदर जितने स्लैब रखे गए हैं, बहुत सी जरूरत की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। कांग्रेस उस विषय पर अपनी राय रखती रही। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी ने एक बात और मेंशन की, और उसमें यह कहा गया कि हम लोगों ने जिन टैक्स स्लैब्स के बारे में चर्चाएं की थी, हम चर्चा कर रहे थे कि आप वापस आइए। ये वापस आए तो उस दौर में जब ट्रंप ने देश पर टैरिफ लगाए, तो ट्रंप के टैरिफ का देश पर असर ना पड़े, उस समय पर इन्होंने अपनी तरफ से टैक्सेशन में राहत दी। ये अपोजिशन का स्टैंड है, ठीक है साहब। इस पर नेशनल टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा अपनी तरफ से बयान लिखती है कि प्रधानमंत्री जी, जो 8 साल से आपने इतने दिन से जो टैक्स वसूला और अचानक आपको बचत उत्सव सूझता है, तो 8 साल से जो टैक्स वसूला वो जनता को कब मिलेगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप स्वदेशी की बात करते हैं, खुद सबसे ज्यादा विदेशी अपनाते हैं, आप विदेशी जहाज में घूमते हैं, सारे दिन विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं, आप उनको हटाइए और सबसे पहले खुद स्वदेशी अपनाइए, तब जाकर के देश को स्वदेशी का आप भाषण दीजिए। यानी अपोजिशन ने प्रधानमंत्री को उनके दिए बयानों पर काफी सारी चीजों पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि अल्टीमेटली हर कोई चाहता था कि जीएसटी की दरों में कटौती हो, लेकिन जब बात क्रेडिट की हो तो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष यही तो बताएगा कि ये तो हम बहुत समय से कहते आ रहे थे, अब आपको सूझा है और अब आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने अपनी तरफ से ये बात रखते हुए कहा कि ये गरीब का, मध्यम वर्ग का और नए मध्यम वर्ग, युवा, किसान, इन सब के लिए जरूरी काम किया है हमने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो निर्मला सीतारमण जी ने अपनी तरफ से बातें रखी। आप और हम ये सब जानते हैं कि भारत पर जब से अमेरिकी टैरिफ लगे हैं, हालांकि हमारा एक्सपोर्ट पूरी तरह से बाधित नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर उनके साथ व्यापार करते हैं तो $40 बिलियन का ही हमारा मुनाफा बाधित होगा, लेकिन सही मायने में भारत का एक आत्म स्वाभिमान बाधित हुआ ट्रंप की नीतियों से। ट्रंप की नीतियों से बाधित हुआ से मतलब है कि उन्होंने हमें ये याद दिला दिया कि आप हमारे बिना कुछ नहीं हो, आपको एक्सपोर्ट करना है तो हमें करना है, आपको अगर कंपनियों पर आश्रित रहना है तो अमेरिकी कंपनियों पर रहना है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने इसे काउंटर करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अब हम वो सामान खरीदें जो भारत में बना हुआ हो। इसका उद्देश्य यह है कि अमेरिका असल में चाहता क्या है कि भारत के बाजार में अपना सामान भेजे, लेकिन जब कोई हम अपना सामान खरीदते समय विदेशी सामान खरीदेंगे ही नहीं, तो वो अपने जो थॉट प्रोसेस है उसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हर दुकान वाला अपनी दुकान को स्वदेशी सामान से सजाए और कहे कि हम स्वदेशी के प्रतीक चिन्ह बनकर खड़े हैं। देश को समृद्ध बनाने के लिए स्वदेशी सामान हमें अपनाना होगा, लोगों को आगे आना होगा, उनको पहचान देनी होगी। तमाम प्रकार से प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को प्रमोट कर दिया। एक चीज मैं यहां पर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि देश में स्वदेशी अक्सर जब विदेशी सत्ता के खिलाफ हम रहे हैं तब अपनाया गया है। सत्ता कहिए या फिर ताकत कहिए, दोनों में से जिसके भी खिलाफ रहे हैं, हमने स्वदेशी को प्रमोट किया है। सबसे पहले स्वदेशी प्रमोट किया गया था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भी बंगाल के विभाजन के खिलाफ ब्रिटेन की सत्ता को चैलेंज करने के लिए स्वदेशी का नारा दिया गया था। ठीक इसी प्रकार से कुछ दिनों पहले भी जब चाइना के साथ में हमारा बवाल हुआ गलवान वैली को लेकर के, तब भी देश में एकदम लहर छिड़ी थी, स्वदेशी अपनाना है, चाइनीज माल का बायकॉट करना है, चाइनीज ऐप बैन करने हैं। चलो खैर, भारत ने उस समय चाइनीज ऐप तो बैन कर दिए, लेकिन जब अमेरिका से हमारा मामला फिरा
फिर से हमें स्वदेशी याद आया। यानी हमें घूम फिर के स्वदेशी याद तो आता है, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए याद आता है। अब हमें फिर से याद तो आया है कि स्वदेशी अपनाना है, लेकिन अभी हमने अमेरिकी सामान का बायकॉट करना या फिर अमेरिकी ऐप का बैन होना, ये दोनों ही नहीं देखा है। शायद ये अमेरिकी दबाव ही होगा कि हम बस दबे मुंह ये तो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाना है, लेकिन हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि विदेशी का विरोध करना है या चीनी सामान का बहिष्कार करना है या चीनी कंपनियों को बायकॉट करना है। यह अमेरिका की सॉफ्ट पावर कहिए या हार्ड पावर कहिए, कोई भी नेता, इवन कोई छुटभैया नेता भी गली के अंदर इस तरह की बयानबाजी देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली अमेरिकी पावर है, और यही बात समझते हुए प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भैया खुद से आत्मनिर्भर बन जाओ, किसी को कुछ कहे बिना। अब सवाल बनता है कि अगर ऐसा होता है तो कुल नुकसान सरकार का कितना होगा? तो कहा जा रहा है कि एसबीआई रिसर्च के अनुसार जो रेवेन्यू सरकार प्राप्त करती है उसमें 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है सालाना। ये एसबीआई का रिसर्च कहता है। अगर 85,000 करोड़ का राजस्व की दिक्कत होगी, तो ऐसे में फिर दिक्कत ये होगी कि इससे असर ओवरऑल जीडीपी पर पड़ेगा। भाई देश के अंदर गुड्स एंड मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार की टैक्स कलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। तो आंसर इसका यह निकला कि नहीं, टैक्स कलेक्शन में दिक्कत आएगी, लेकिन उसी एवज में लोग कंजप्शन बढ़ाएंगे। कंजप्शन बढ़ाएंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लोग खर्च करने ज्यादा निकलेंगे। अब लोगों के पास 2 लाख करोड़ रुपया जेब में ऐसा है, वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे। वो अल्टीमेटली जब बाजार में कैश लेकर घूमेंगे, तो बाजार में जितना भी पैसा होता है वो होता सरकार का ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस पैसे को बाजार में देख लें चाहे बैंक में देख लें, वो सरकार का ही है। अर्थव्यवस्था को बैंक से ग्रो कराओ या बाजार से, वो है सरकार का ही। तो बाजार में अगर पैसा है तो बाजार में वो डिमांड रेज करता है। डिमांड रेज होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है रोजगार में, कि डिमांड बढ़ी तो उसका उत्पादन करने के लिए, वस्तु की पूर्ति करने के लिए रोजगार बढ़ते हैं, और रोजगार बढ़ते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलता है। तो कुल मिलाकर के हमारी ग्रोथ के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए ये जीएसटी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वस्तुओं की कीमत में कमी। आप इसको ऐसे समझिए, आज अगर मैं आपको ये कहूं कि जो फोन आप यूज कर रहे हैं, ये फोन आपके लिए इतने रुपए का है, आपको कल से ये फोन कम कीमत पर मिलेगा, और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये फिर से महंगा हो जाए, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक इंपैक्ट आता है कि यार हमें अभी कम कीमत पर अगर वस्तु खरीदनी है तो खरीद लेनी चाहिए। क्योंकि सबके मन में ये डर तो है कि कंपनियां कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ जरूर कर लाएंगी ताकि इस लाभ को, यानी कि जो कीमतों में कमी हुई है, इसको वो अपने खेमे में ले जाएं और वो इससे लाभ कमा लें। जीएसटी की वजह से अगर वो अब तक पैसा नहीं कमा पाए थे तो वो पैसा कमा लें। इसी वजह से देश के अंदर अचानक, कहते हैं ना, उसको खुशी के अंदर खरीद बढ़ेगी, तो उत्सव के अंदर खरीद बढ़ने जैसा है। और खरीद बढ़ाना ही सरकार का सबसे बड़ा फिलहाल टास्क है। उनको लगता है कि उपभोक्ता का कंजप्शन अगर बढ़ा दिया जाए तो ये बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकता है। ठीक है साहब, तो ये सारी रिपोर्ट्स है, क्रिसिल भी यही कहता है, मूडीज भी ये कहता है, सीआईआई भी ये कहता है, सबके अंदर एक पॉजिटिव भाव है कि हाँ, इस तरीके से देश के अंदर ग्रोथ को तो बढ़ाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली जीएसटी रेट कट होने का फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी उठाएं। और सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो एंटी प्रॉफिटियरिंग यानी मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाए कि ये वस्तु पहले इतने की थी अब इतने की है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कीमतों में कटौती नहीं कर रहा है और वो पुरानी कीमत पर ही आपसे वसूली कर रहा है, तो आपके सामने 2 नेशनल हेल्पलाइन दी गई हैं। आप इन नंबर्स पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में दोषी दुकानदार पर सजा या जेल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को बचत उत्सव मुबारक होगा और आप इसके फायदे अपने परिवारजनों को सबको देंगे, राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है आपके लिए, बढ़िया से उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का पूरे 1 साल का जो सेशन है वो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।